अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द ट्रांसमिशन अगेन। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, बात हमने जैसे फर्स्ट हाफ में की थी मुआशी एतबार से, कोरोना वायरस, फिर हमारी मुआशी जो एक चैलेंजेस हैं, कैसे उनमें बतदरीज इजाफा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, और फिर ऐसे में हमने अपना बजट भी अब डिजाइन करना है। खैर, अब जब हम वापस आए हैं तो नाजरीन इसके एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट पर भी बात करते हैं। मस्जिद नबवी भी अब खोल दी गई है और उसके बाद भी एक ओपनिंग अप की जो हम बात करते हैं अमूमी तौर पर वो भी एक सामने आ रही है। खित्ते में भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त ज़ेर गौर हैं और उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर इस वक्त ख़ास तौर पर अमेरिका में जिस किस्म के एक रेशियल किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है और उसकी वजह से जिस तरह से लोग सरापा एहतजाज हैं, फॉल्ट लाइन्स ऐसा मालूम होता है कि बार बार एक्सप्लॉइट हो रही हैं, और जो हमेशा से एग्जिस्ट करती हुई फॉल्ट लाइन्स थी जिनका ताल्लुक अनफॉर्चुनेटली रेसिज्म जैसे आंसर से और इन किस्म के एलिमेंट से था, वो ज्यादा उभर कर ओइंग टू द कोरोना वायरस सब सामने आ रही हैं। और ये एक अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक ट्रेंड है, पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर हम इस किस्म के रुझानात देख रहे हैं। तो ऐसे में नाजरीन, जहां पर हमें एक कलेक्टिव स्ट्रैटेजी की या एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी की, एक ग्लोबल विलेज बनकर इन तमाम चीजों को इनसे लड़ने की जरूरत थी और एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमने सामने आना था। वहां पर ये जो डिविजन्स हैं वो उल्टा ये हो रहा है कि वो बड़े उभर कर इस वक्त सामने आ रहे हैं, विच इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। खैर, ऐसे में कहां पर एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, इसके ऊपर बात करना आज बड़ा लाजिम और मलजूम है, जो कि आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें हमारा जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सामने आए और जो खित्ते की सिचुएशन है उनके हवाले से भी, उन अहवाल से भी हम बात करें। और लार्जर सवाल ये कि जिस यूनिफिकेशन की हम बात करते हैं कि इस वबा से लड़ने के लिए, जिस नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, कौमियत की बात करते हैं, जो इसके लिए बहुत लाजिम है, वो कब तक हम ना सिर्फ पाकिस्तानी सतह पर लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल, ऑन अ ग्लोबल स्केल भी हम कब तक देख पाएंगे। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट सवालात हैं जो आज हम आज की निशिस्त के जरिए और खास तौर पर अपने इस सेगमेंट में ट्रांसमिशन के उठाने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। यहाँ स्टूडियो में सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर तलत अनवर मौजूद हैं। डॉक्टर तलत अनवर भी इन तमाम अमूर को और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बड़ा एक गहरी निगाह से देखते रहे हैं, तो आप हमारी रहनुमाई इन तमाम अमूर पे करेंगे। आप इन तमाम को वैसे भी एज इन पाइड भी आपने इन चीज़ों को फोर्सी किया है, तो फिर इस हवाले से भी डॉक्टर साहब हमारी जो है रहनुमाई करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप स्टूडियो तशरीफ लाए हैं। शौकत पराचा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सीनियर सहाफ़ी या एंकर पर्सन है और इन एतबार से भी अपना जो एक तज्जिया है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। डॉक्टर रिफत हुसैन नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आपसे भी बैनुल अक़वामी उमूर के, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन किस्म के डायनामिक्स को और एक बड़ा फास्ट पेस्ड चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड को इन अ पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर, इसके हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर साहब। डॉक्टर रिफत, अगर आप ही से बात का एक आगाज कर लें, आप ही पहले सबसे पहले बताइएगा कि एक तो ये ग्लोबल सिनेरियो में कैसे आप देखते हैं कि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस, उसके बाद फिर रीजनल सतह पर हमें वहां पर भी उसी किस्म की यूनिफिकेशन की जरूरत है जो हम ग्लोबल सतह पर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर भी जिस किस्म की डेवलपमेंट्स और खित्ते में भी जिस किस्म की हलचल अब जाकर नजर आ रही है, अनप्रेसिडेंटेड मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है कि अदर देन कोरोना वायरस और इसमें कलेक्टिव स्ट्रैटेजी को लेकर दीगर मामलात हैं जिनके ऊपर अपनी फोर्सेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली लगाई जा रही हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत मोना। मेरे ख्याल में इस जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को एक यूनिफाइड रिस्पांस की जरूरत है और उस जरूरत की ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ग्लोबल कम्युनिटी जो है इसको, जो कोविड-19 का जो चैलेंज है, इससे निबर्द आजमा होने के लिए कोई हिकमत अमली अदा करने में कामयाब होगी। लेकिन जो हमारा तजुर्बा है उसके हवाले से तो मुझे इस किस्म की कोई भी जो हमारी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक दुनिया चलती हुई नजर नहीं आती, बल्कि एक राइट विंग पॉपुलिस्ट रेटोरिक जो है वो हमारे सामने आ रहा है। वो अमेरिका के अंदर भी आपने देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर मुसलसल एक इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हैज पुल्ड आउट WHO और उसके साथ साथ वो बाकी जो है ओपन स्काइज का एग्रीमेंट है, यानी मल्टीलैटरलिज्म जिसकी इस वक्त सख्त जरूरत है, उससे अमेरिका हमें रिट्रीट करता हुआ नजर लेवल के ऊपर एक बहुत ही, और उसके बाद से खासतौर पे अमेरिका और यूरोप के दरमियान भी यूरोपियन हुकूमतों ने
3 ट्रिलियन पैकेज के हवाले से सिर्फ यूरोप की रिहेबिलिटेशन या यूरोप की जरूरियात को मद्देनजर रखे हुए उसको पूरी दुनिया के हवाले से उन्होंने कुछ उसका हिस्सा जो है वो दुनिया को देने के लिए इमदाद देने का वादा किया, लेकिन वो भी इमदाद इज मोर ऑफ ए प्रॉमिस देन इज बीइंग एक्चुअली डिलीवर्ड। खित्ते की सूरत की तरफ आई वो नजर आता है कि अमेरिका और चीन और इंडिया के बात है वो तिब्बत के हवाले से, सिक्किम के हवाले से, हिमाचल प्रदेश के हवाले से हमें टेंशन नजर आती है, और खास तौर पे इंडिया की बयानियां हैं जो कि प्री कोविड-19 के एक्सेसिबल इक़दाम तलाशी का सिलसिला है, एलओसी का सिलसिला है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को मुतहम करके पाकिस्तान को इल्जाम करके किसी तरीके से उनको इन सारी जो है वो खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान को ट्राया जा सके। तो ये नेगेटिव ट्रेंड्स हैं और इसके अंदर मुझे कोई खाते खा कमी होती नजर नहीं आती। दैट्स माय एनालिसिस। बिल्कुल, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो यही एक बात है कि जिस किस्म की अब स्किर्मिशेस से बढ़कर और जो एक अग्रेशन बॉर्डर्स वगैरह पर नजर आ रहा है, और खास तौर पर अब तो इंडिया एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ नेपाल, बल्कि इस हद तक अब है कि भारतीय फौजी जो है वो नेपाल से किडनैप कर लिए गए हैं। लगभग 15 भारतीय फौजी बताए जा रहे हैं। शौकत पराचा साहब, आपका क्या ख्याल है कि एक अनफॉर्चुनेट पहलू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कोई बेहतरी मुतवक्के है, कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? और जो ओपनिंग अप की बात करते हैं तो मस्जिद नबवी को भी अब खोल दिया गया है। आपको लगता है कि हम अब अलाइंड हैं ग्लोबल पैटर्न्स के साथ? क्योंकि ये अब अमूमन हम बात करते थे लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, लेकिन हमने देखा कि यही कश्मकश शायद दुनिया भर में नजर आ रही है कि लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। देखिए, पहले तो मैं बात करूंगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत टर्म यूज की है, डॉक्टर इफत हुसैन साहब ने, कि राइट विंग पॉपुलिस्ट जो फिनोमिनन आया है इस रीजन में, और खास तौर पर जो आज अगर रीजनल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की बात करें तो आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट भारत की तरफ से फैसला हुआ। पाकिस्तान के 2 हाई कमीशन के 2 स्टाफर को उन्होंने पहले पकड़ा, अरेस्ट किया, टॉर्चर किया, और उसके बाद उन्होंने एस्पायनेज, जासूसी का इल्जाम लगाया और फिर कहा कि 48 घंटे के अंदर आप भारत छोड़ के चले जाएं। अब खुद डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और वो गोलान वैली में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खासी अंदरूने मुल्क भी और बैरून मुल्क भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है। एम्बैरेसमेंट इन अ वे, मसलन ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ 3 दिन पहले कि मैंने नरेंद्र मोदी से बात की और मैंने ऑफर किया है कि मैं कुछ अपना अमन के लिए किरदार अदा करूं। भारत के अंदर अब तक खामोशी है। दूसरी बात यह है कि इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से जो डेवलपमेंट बनी है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर वो चाहे यूएस कांग्रेस के लोग हों या हाउस ऑफ कॉमन बरतानिया के लोग हों, वो बात कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो विद इन इंडिया हुई, जो हैम्पर कर रही है, मैं समझता हूं इस कोऑपरेशन इस रीजन में ताउन के हवाले से, जो कि खुद ही नरेंद्र मोदी ने कहा था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इजलास बुलाया था, फिर सार्क ममालिक के वज़ीर सेहत का भी इजलास हुआ, लेकिन वो इसलिए मैच्योर नहीं हो रहा कि भारत के अंदर जिस तरह से डिससेटिस्फैक्शन आई है, वहां पहले एनसीआर आ गया था, फिर आपको पता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल आ गया, एक्ट बन गया, और फिर लॉकडाउन के हवाले से 4 घंटे का शॉर्ट नोटिस देकर लोगों को जिस तरह ख्वार किया गया। तो इस सारी सूरत हाल में जो प्रेशर है भारतीय मौजूदा हुक्मरानों पे, बीजेपी की गवर्नमेंट पे और खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे, अब वायद हाल वो बनता है कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह से शुरू कर दे मामला। बड़े अनफॉर्चुनेट माजी में भी होते रहे, जब ये सदी शुरू हुई 2002-2003 में, उस वक्त ऐसे हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के उस वक्त के हाई कमिश्नर अशरफ जहांगीर काजी साहब को वहां से निकाल दिया। वो इतने सीजन डिप्लोमेट थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इराक के लिए उन्हें अपना खसूसी नुमाइंदा बनाया। फिर वहां पर मुझे याद है हमारे जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जलीलाबाद जिलानी साहब थे, वो वहां डिप्टी हेड ऑफ मिशन थे, उनको भी वहां से एक्सपेल कर दिया पीएनजी करके। आज भी
पीएनजी मीन पर्सना नॉन ग्रेटा। आज भी हमारे दो स्टाफर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया और कहा कि ये 48 घंटों के अंदर चले जाएं। तो ये जो तामन की आप बात कर रही हैं इस रीजन में, अगर इस तरह का एटीट्यूड इस खिते के एक बड़े मुल्क की तरफ से होगा तो फिर यकीन रखिए तामन नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ जो मस्जिद नबवी खुलने वाली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मस्जिद नबवी के दरवाजे नहीं खुले, अल्लाह ताला से हम तवक्को रखते हैं कि ये अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुले हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन ही नहीं है बल्कि रहमतुल आलमीन है, और अल्लाह ताला भी रब्बुल आलमीन है। तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, जितना भी हम उसके बारे में खुशी का इजहार करें। मस्जिद नबवी के दरवाजे खुलने, फिर खाना काबा इंशाल्लाह खुलेगा। अल्लाह ताला खैर करे इंसानियत के लिए। इंसानियत अपनी बका की जंग लड़ रही है, तावन हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बड़े मुल्कों के, इसमें तावन नहीं भी होता तो अल्लाह ताला की जात से तो हम बहरहाल उम्मीद रखते हैं, तवक्कुआत रखते हैं। बिल्कुल शौकत साहब, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। बिल्कुल ये नाजरीन, एक तो भारत की तरफ से जो एक जारहाना रवैया, ये अब सिर्फ पाकिस्तान भारत इंडो पाकिस्तान बात नहीं रही है, ये तो पूरे खित्ते में, जैसे पहले भी हम पाकिस्तान का तो यही नैरेटिव था, यही मौकफ था कि ये पूरे रीजन के लिए थ्रेट है, जो कि भारत अब बनकर सामने आ रहा है ओइंग टू इट्स फैशिज्म। और ये कोरोना वायरस में भी उल्टा ये कि थोड़ा सा इसमें कोई नरमी पड़ती या फिर इसमें वो लोग थोड़ा सुकून का सांस लेते अपने इस हाइपर नेशनलिस्ट उनके एजेंडास पे, उल्टा ये कि वो और ज्यादा इसको अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। तो डॉक्टर तलत, आपका क्या ख्याल है? एक तो आप योर ओपिनियन ऑन दिस, क्या कलेक्टिव एफर्ट, अल्टीमेटली तो सवाल हमारा वही है, हम तमाम एक प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सवाल आता है उसके बारे में भी जरूर जवाब आप फरमाइएगा कि क्या कोई कलेक्टिव स्ट्रैटेजी फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे कॉमन गोल पर हमें नजर आएगी ग्लोबल सतह के हवाले से? जी, बहुत अच्छा सवाल है। असल में देखें कि पेंडेमिक जो है ना वो कोई बॉर्डर नहीं देखती है, वो अक्रॉस द बॉर्डर पेंडेमिक का इम्पैक्ट हो रहा है और डिफरेंट नेशंस वर्ल्ड में अफेक्ट हुई हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कलेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, प्राचा साहब ने भी कहा कि अभी कोई ऐसी होप नज़र नहीं आती, क्योंकि मोदी का स्टांस जो है ना बड़ा एग्रेसिव है। अच्छा, स्पेशली आप देखें ना, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान इस रीजन में पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है सीपैक की वजह से, और पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो हैं वह पिछले 10 सालों में और काफ़ी सालों से ये अच्छे ही हैं, और पिछले जो सीपैक के बाद तो खासे हमारे रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं, और चाइना को हमने इस रीजन में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी है। उसकी जो एक्सेस है गल्फ वार तक, गल्फ रीजन तक गल्फ हो गई है। तो उसमें आप देखें कि जिसकी वजह से ना तो यूएस हमसे खुश है ना ही इंडिया, तो वो यूएस इंडिया को बड़ा रोल देना चाहता है, और ये सारा ग्रेट गेम हो रहा है, इसमें यूएस इन्वॉल्व है, यूएस इंडिया के साथ जो है ना जॉइंट एफर्ट कर रहा है, और चाइना उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने आप देखें कि लद्दाख में जो एक्शन लिया है जी। और वो इंटर हो गए हैं, और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक भारतीय टेरिटरी जो उन्होंने पहले क्लेम की थी उसमें उनके ट्रुप्स आ गए हैं। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी डिफीट है, और इसमें नेपाल तक से उन्होंने भारतीय सोल्जर्स को वहां से अगवा कर लिया है जी, और ये हमारी बड़ी कामयाबी है। हमें बड़ी इससे तकवीत मिली है, क्योंकि अब तक अभी पहले जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में उन्होंने कब्जा किया था और कब्जा किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने नया कानून ले आए थे। तो हमने अब तक जो किया है, अभी आप देखें कि वज़ीर आज़म यूएन कॉन्फ्रेंस में गए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब ने खासा अच्छे तरीके से ये पॉइंट रेस किया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो हमारी खासी कामयाबी है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक पॉलिटिकल फ्रंट और लीगल फ्रंट पे कुछ नहीं किया है। तो पॉलिटिकल फ्रंट पे हमें एक ज़रूरत है करने के, लीगल फ्रंट पे इसे हमें करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हम जो है ना यूएन रेजोल्यूशन यूएन फोरम में उठाएं कि इंडिया ने जो किया। अब ये टाइम आ गया है
केस को वहाँ रेस किया अच्छा जाए। डॉक्टर साहब, ये तो अब इंडिया के हवाले से भी, लेकिन अमेरिका में भी आप देखें अब जिस लेवल के प्रोटेस्ट और पुलिस की तरफ से स्याफाम शख्स पर तशद्दुद, और उसके बाद अब तमाम सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज, ये बड़ी पहले से एग्जिस्ट करती हुई फॉल्ट लाइंस थी जो अब मजीद उभर कर सामने आ रही हैं। आपको लगता है मतलब वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुपर पावर, उनके लिए भी अब ये चैलेंजेस आउट ऑफ हैंड है? अब वो एक तरफ कोरोना वबा से लड़ रहे हैं जो कि एक अलग पैमाने पर वहां पर जिसने तबाही मचाई हुई है, और अब दूसरी तरफ इस किस्म के रेशियल एलिमेंट से भी। जी, वहाँ रेसिज्म तो आप समझती हैं कि जो रेसिज्म एक फैक्टर है और जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और एक सिया फार्म को मारा है, तो जो बड़ा अफसोसनाक है। तो उसमें अब जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ। अमेरिका के लिए एक तरफ तो ये चैलेंज है, दूसरी तरफ कोरोना जो पेंडेमिक है इसका चैलेंज है, और जिसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। यानी जो ये क्वार्टर चल रहा है इसमें हार्डली 20% के करीब उनकी जो है ना इकोनॉमी अफेक्ट हुई है। और जैसा कि पता है कि ग्लोबल लेवल पे तो जीडीपी 3% नेगेटिव 3% डिक्लाइन हुई है, और ये इतना बड़ा यानी इम्पैक्ट है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी नहीं आया था। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो 0.3% नेगेटिव था। ये 3% नेगेटिव, 10 टाइम्स हायर देन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इट इज टू मच। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है, ट्रेड अफेक्ट हो गया है, और लॉकडाउन है, एवरी कंट्री इज लॉकडाउन, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आ रहा है। जी, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान का ट्रेड यूएस से है, यूरोप से है, जर्मनी से है, चाइना से है, तो बॉर्डर सील हो गए हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, और ट्रेड कॉस्ट बढ़ गई है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए। तो हमारी एक्सपोर्ट जो है 20% के करीब डिक्लाइन होने का, ये पिछला क्वार्टर है, 20% के करीब इसमें डिक्लाइन होंगी, और जिसका हमारे मेजर इम्पैक्ट आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट पे। आल्दो हमें जो ऑयल प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, उनकी तरफ से उसमें काफी $5-6 जो है $5-6 बिलियन का हमें रिलीफ मिला। हमने बल्कि पहले भी अपने हाफ में ये डिस्कस किया था कि ₹7 तकरीबन फी लीटर अभी भी कमी की गई है इस माह के लिए। ओगरा ने पहले भी ये समरी मूव की थी और उनकी सिफारिशात में शामिल थी। डॉक्टर रिफत साहब, आप फरमाइएगा सर, ग्लोबल रिसेशन से भी ज्यादा, 2008 के रिसेशन से भी ज्यादा ये अब हम देखते हैं कि मतलब कहाँ 0.3% और कहाँ 3%। अभी डॉक्टर तलत ने बड़ा पर्टिनेंट इस बात को पिन पॉइंट किया है। कैसे इसको आप समझते हैं पूरी ग्लोबल सतह पर? ये तो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान स्पेसिफिक भी, लेकिन आप जरूर फरमाइएगा और ग्लोबल सतह पर भी फरमाइएगा, किस तरह से कोप अप करेगी दुनिया इस किस्म के रिसेशन से? ओके, रिफत साहब से हम रिकनेक्ट करते हैं। शौकत पराचा साहब से यही सवाल, शौकत साहब आप फरमाइएगा। ओके, शौकत साहब से भी हम लोग रिकनेक्ट ही करेंगे। जी हाँ, तलत साहब आप इस बात का जवाब। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस तरह से हम जो ग्लोबल जो इफेक्ट हैं कोरोना वायरस के, इससे हम निपटे। इन पर्टिकुलर हम पाकिस्तान में किस तरह से हमें निपटा जाए, और उसमें एक ही जो ग्लोबल लेवल पे जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई है वो लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी है, जो कि कामयाब तो रही है लेकिन उसने इकोनॉमीज को तबाह कर दिया। उसके बड़े डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हुए हैं, हर जगह लॉकडाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। जो यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमीज हैं वो डेवलप इकोनॉमीज हैं, उन्होंने बड़े बड़े पैकेजेस दे दिए हैं। ट्रम्प ने $2000 बिलियन का पैकेज दे दिया है। एंड उसके अगेंस्ट आप देखें पाकिस्तान का पैकेज $8 बिलियन का, जो कुछ भी नहीं, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान के इतने ही वसाइल हैं, हमारे पास है ही, लो इनकम है। तो इसमें जो इम्पैक्ट आया है, और IMF ने भी अभी फोरकास्ट किए कि जो पिछला साल है IMF की फोरकास्ट के मुताबिक तो -1.5% ग्रोथ होगी। हाँ जी, अच्छा, अब इसमें जो जरूरत है, मैं समझता हूँ जो अब तक हुआ है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत, हमें कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि हम जो पेंडेमिक है उसको स्प्रेड होने से भी बचाएं और साथ साथ हम इकोनॉमी को भी ओपन अप करें। हाँ। ये मेरा ये नुक्ता निगाह है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि लॉकडाउन कर दें सब कंट्रोल हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन करना एक हल है।
और लॉकडाउन ना ही कोई अफोर्ड कर सकता है कंट्री। बड़े बड़े कंट्रीज यूरोप और अमेरिका में देखे उन्होंने ओपन अप कर दिया, वहां हमसे ज्यादा। और यही एक सबसे बड़ा मेजर रीजन है सबके ओपन अप होने का कि मईशत पर कोई इतना इससे ज्यादा दबाव आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसका ये कि मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दे, वो ये कि प्रोफेसर यूरी हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अभी टेड टॉक में मैं सुन रहा था, जो कि यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज में भी इम्प्लीमेंट की जा रही है, ऑस्ट्रिया में इम्प्लीमेंट हुई है और इसके साथ लैटिन अमेरिका और इजराइल में भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो वो ऑस्ट्रिया में देखें कोरोना केसेस बहुत कम है। जी जी। अच्छा, वो जो स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन दी बायोलॉजी ऑफ वायरस। बायोलॉजी ऑफ वायरस ये कहती है कि 4 दिन के बाद जो है ना आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर आप उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो कहते हैं कि जी 4 दिन तक आप फुल ओपन अप करें, बिजनेस, इंडस्ट्री, बिजनेस, हर चीज ओपन करें और 4 दिन के बाद 10 डेज का लॉकडाउन करें, ठीक है। फिर देन 4 दिन का फिर मजीद आप करें। इस तरह आप साइकिल में चलें और इस 4 दिन के दौरान आप 3 शिफ्ट लगाएं। राइट। यानी बजाय इसके कि एक शिफ्ट के आप इंडस्ट्री की 3 शिफ्ट कर सकते हैं, बिजनेस की 2 शिफ्ट कर सकते हैं। देयर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप शिफ्ट कर सकते हैं और जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस हैं जो कि लॉकडाउन के दौरान होंगे वो आप रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इनमें 10 डेज प्लस 4 डेज 14 डेज में तो 2 डेज अ वीक तो लीव होती है, तो उसमें 4 दिन तो वैसे ही छुट्टियों के निकल जाएंगे, तो 4 डेज प्लस 4 दिन ये छुट्टी के निकल गए और फिर आप वो लगा के आप शिफ्ट्स में उनको स्प्रेड करके, यानी 4 दिन में जो भी एक्टिविटी होगी उसको आप 3 शिफ्ट कर लें, इंडस्ट्री में 2 शिफ्ट बिजनेस में कर लें और ऑफिस में भी आप 2 शिफ्ट कर लें, तो उससे आप हर चीज़ खोल देंगे। और साथ साथ SOPs पे आपने अमल करना है। यानी मैंने अभी ये देखा है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है आज जो गवर्नमेंट ने किया है कि जी मास्क को लगाना लाजमी, मैंडेटरी है, इस पे जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि मास्क ही है जो आपको मार्केट में बचाएगा रश में। इसकी बुनियादी वजह है कि गैदरिंग जहां भी होगी वहां कोरोना वायरस फैलेगा। अगर आप घर में भी रहते हैं और करने से घर में भी रहते हैं लेकिन आप मास्क नहीं लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिर भी फैलेगा। तो लॉकडाउन में कोई फायदा नहीं। फेज वाइज करने से जो है वो ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी है डॉक्टर तलत के हिसाब से, जो बता रहे हैं, एक स्टडी मैंडेट करती है इस बात को। शौकत पराचा साहब, आपका क्या ख्याल है? अभी हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे थे कि 0.3% नेगेटिव और अब -3% तक जो है वो ग्लोबल जो ग्रोथ है नजर आ रही है, इस हद तक नेगेटिविटी। ये फरमाइएगा, अब ये तो जो लॉकडाउन के हवाले से जो बहस या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ये क्या यही वजह आप समझते हैं कि पूरी दुनिया को अब एक ईजिंग की तरफ जाना पड़ रहा है और इसको वाहिद हल देखा जा रहा है कि SOPs की कंप्लायंस के साथ लॉकडाउन में भी ईजिंग हो, ताकि मईशत इससे ज्यादा, ख्वाह पाकिस्तान की या कोई और मुल्क की हो, दुनिया भर की मुआशियात हो, वो इससे ज्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकती है लॉकडाउन का? देखिए, एक अचानक वबा आई, पेंडेमिक आई, जिसने ये होश ही नहीं, संभलने नहीं दिया कि दुनिया क्या करे। और जाहिर है इकोनॉमिक बर्डन इतना ज्यादा है, मसलन सबको खाना खिलाना है आपने। वुहान का मॉडल तो था, चाइना के पास सरप्लस है, उन्होंने सबको खाना दिया, कंप्लीट उन्होंने लॉकडाउन किया। लेकिन कैसे नहीं कर सकते, हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम तो पहले ही लोन पे चल रहे हैं, के साथ किया, फिर सऊदी अरब ने दिया, कतर ने दिया, UAE ने दिया, कुछ चाइना ने कंट्रीब्यूट किया। तकरीबन ऐसी इकोनॉमीज हैं, इंक्लूडिंग द US इकोनॉमी, तो वो करें क्या अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी। राइट, शौकत साहब आपसे रिकनेक्ट करते हैं, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है गालिबन। हाँ नहीं, गालिबन आई थिंक ये आपको कोई कॉल रिसीव हो रही है उस पे, जिसके कोई वो सिग्नल्स आपस में वो क्लैश कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। देखिए जी, अब ठीक है, क्लियर है मेरी आवाज? हाँ जी, अब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ना तो लोग तैयार थे, ना मुल्क तैयार थे, ना जो उनके इकोनॉमिक विजर्ड हैं जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाते हैं वो तैयार थे। तो ये सारी इनोवेशंस हैं, क्योंकि कोरोना, हम अभी, मैं तो कम अज कम पोस्ट कोरोना कह नहीं सकता। अगर पाकिस्तान में आज हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स है, तो इट मीन कि ये थ्रेट पर्टिनेंट है
अभी खत्म नहीं हुआ कि मैं इसको पोस्ट कोरोना का नाम दूं। तो इसलिए ये इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज हैं, योरी डॉक्ट्रिन आ जाए या कोई और डॉक्ट्रिन आ जाए, जब तक वैक्सीन नहीं आती, प्रॉपर इलाज कोरोना का नहीं आता, उस वक्त हम इस थ्रेट में, इस सीज ऑफ कोरोना में रहेंगे। तो बुनियादी तौर पर लोगों को भूख से बचाना है, लोगों को हंगर से बचाना है। और सिर्फ ये नहीं है कि हुक्मरानों को, हुकूमतों को ये डर होता है कि लोग कहीं भूख से ना मर जाएं, बल्कि ज्यादा डर इस चीज का होता है कि अगर लोग सड़कों पे आ गए, अगर डिससेटिस्फेक्शन में, डिसकंटेंट में अगर रिवोल्ट हो गई, बिल्कुल, तो फिर उसको क्या, रिजेंटमेंट हुई, उसको कैसे संभाला जाएगा। तो इसलिए ये है कि पार्शली आप जॉब दे दें, पार्शली आप लोगों को अपनी इनकम जनरेशन का मौका दे दें। कल पाकिस्तान में पीर के रोज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता, आई कैन नॉट प्रीजज दो, मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा या जो कुछ ओपन अप हुआ है इसको बंद कर दिया जाएगा। ये मुल्क अब इस लेवल पर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बरतानिया ओपनिंग की तरफ जा रहा है, इटली ओपनिंग की तरफ जा रहा है, अमेरिका में ओवर 100,000 डेथ्स हो गई। अब वो भी सोच रहे हैं कि नहीं, हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रूम देना है जहां से लोग अपनी इनकम जनरेट करें, और उसके लिए इनोवेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, अभी देखें ना, पाकिस्तान का एक सेक्टर बचता है एग्रीकल्चर सेक्टर, कम अज कम उसको प्रमोट करें, ये टिड्डी दल से बचाएं ताकि हमें खुराक तो मिलती रहे। फूड सिक्योरिटी का ना मामला खड़ा हो जाए इसके साथ साथ। एग्जैक्टली। दूसरा आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर अब इनकम जनरेशन का एक नया सेक्टर बन गया है। बिल्कुल, आपके पास लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। फिर ई कॉमर्स के जरिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट को जीएसटी प्लस भी मिला हुआ है यू से, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं जा रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब ऑर्डर किस चीज के आ रहे हैं? वो मास्क के ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो जो ये पीपीईज हैं इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको तो कम से कम ग्रैब करें ताकि आपके लोगों का अगर 100% नहीं 50% रोजगार उनको मिलता रहे। जिंदगी का पहिया चलना चाहिए, पहिया जैम नहीं होना चाहिए जिंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी एक वो बात है। अगर डॉक्टर रिफत हमें जब रिकनेक्ट करेंगे तो उनसे भी ये इसकी तरफ अच्छा, डॉक्टर रिफत इस विद अस। डॉक्टर रिफत, आप फरमाइएगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो चीजें हैं एटलीस्ट जो हमारे पास अभी आ रही हैं, जैसे आईटी सेक्टर में इतना बड़ा ये रेवोल्यूशन है, हर चीज आईटी सेक्टर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि कोई हम लोग फिजिकल तौर पर तो चीजें कंटेन हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये हो रहा है कि जी हर चीज, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रूम है जिसको हम लोग गालिबन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में आप इसको कैसा देखते हैं? क्या हम अपनी आईटी सेक्टर को या अपनी आईटी, आप इवन इंडिया देखें तो उनकी एक्सपोर्ट्स आईटी की 1000 बिलियन तो उनकी सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। तो पाकिस्तान ने तो गालिबन इस चीज को इतना एज सच कभी एक्सप्लॉइट किया ही नहीं। ये आप कैसे समझते हैं एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? और ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं अब कोरोना रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, ये अब पाकिस्तान में ऑर्डर्स आ रहे हैं इस चीज के, आपको लगता है कि अब ये तमाम चीजें कुछ हमारे लिए अभी भी ब्लेसिंग्स हैं? लोकस्ट अटैक भी एक फिर ये एक हमारे लिए इक्वली थ्रेट है जिसमें हमें इंडिया, ईरान, इन तमाम नेबरिंग कंट्रीज से हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जी, मेरे ख्याल में द की वर्ड जो, जैसे कि आपने कहा कि इज द कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन के हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो थोड़ी बहुत इस्तात है उसको हम बेहतर तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आईटी सेक्टर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आईटी सेक्टर की, क्योंकि हमारे यहाँ ई कॉमर्स जो है वो इज ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन स्ट्रेटजी। तो इस वक्त जो जरूरत इस अमल की है कि उस एक्टिव स्ट्रेटजी को, उस आईटी सेक्टर को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके और किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बात कहूंगा कि ये जो टिड्डी दल का जो खतरा है, ये लोकस का अटैक हुआ है और विच इज कंटिन्यूइंग टू डिस्ट्रॉय हमारी खड़ी फसलों का सिंध के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, हमें कम से कम उस नुकसान का अंदाजा ही नहीं है जो कि लोकस के अटैक के नतीजे में हमारे जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी का जो इश्यू जो है वो बहुत ही गंभीर हो जाएगा। तो हुकूमत को ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे वो इनोवेट करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ साथ इन मुश्किलात के ऊपर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। और एक बात का मैं आई वांट टू टेक द डिस्कशन बैक कि आपने कहा
कि अमेरिका के अंदर जो रेस का जो क्वेश्चन है, उस रेस के क्वेश्चन के हवाले से हमें नजर आ रहा है कि एक मॉडल है जिसके तहत आप देखें अमेरिका के अंदर वो पुलिस की ब्रुटैलिटी के वाकयात नजर पे और किसी अरसा से चले आ रहे हैं, और सारी अमेरिका की सिविल राइट्स की मूवमेंट जो है वो बेस्ड ऑन दी वायलेंस अगेंस्ट द ब्लैक। लेकिन इस मौके के ऊपर ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाकया हुआ है उसकी वजह से अमेरिका के बेचैनी क्यों फैली, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त 36 million Americans are out of job, और only 20% ऑफ द मिडिल इनकम जो कंपनीज हैं वो उस वक्त खड़ी हैं, और ज्यादातर जो लोग जो हैं उनके अंदर इतने गम और गुस्सा है कि उसके अंदर वो इस जॉर्ज फ्लॉयड के जो इंसिडेंट है इसने एक ट्रिगर का काम किया। तो वी डू नॉट वांट टू फेस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जिसके अंदर अवाम भूख के हाथों या कोरोना के वजह से जो हालात जो हैं मुश्किल हालात की वजह से इस किस्म का खुदा ना खासा ये हमें एक रियल सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे स्टेबल मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर इस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं। तो हमारे हालात भी कुछ जो है वो इस तरफ जाने से हमें रोकने के लिए हमें रीजनल स्ट्रेटजी जो अपनानी पड़ेगी। लेकिन रीजनल स्ट्रेटजी के हम ईरान के साथ तो तावन कर सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी किसी हद तक तावन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की शमूलियत के बगैर रीजनल स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब नहीं होगी। और सर आपको लगता है फिर इन हालात में और इस किस्म की हॉस्टाइल सिचुएशन में भारत के साथ आपने खुद जिस बहुत बड़े आपने खतरे का इशारा दिया है कि भारत के साथ तो कैसे हम कोऑर्डिनेशन करें इस कॉमन अटैक को लेकर जो कि लोकस्ट की तरफ से किया जा रहा है, ये बताइएगा फिर डू यू एक्सपेक्ट कि ऐसे हालात में कोई कोऑर्डिनेशन हम उस हद तक कर पाएंगे कि हम दोनों महफूज रहे इस अटैक से? जी देखिए, हमारी हुकूमत बारहा ये कह चुकी है कि साथ साथ वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त आलमी बिरादरी को और जितने भी इंटरनेशनल फोरम हमारे पास अवेलेबल हैं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन की जनरल असेंबली है, उसके अंदर हमें जो भी रेलेवेंट फोरम्स है उसके ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए कि ये वक्त जो है वो आपस के झगड़े तय करने का वक्त नहीं है। खासतौर पे यूएन के सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी जनरल है गुटेरेस, वो तो कह चुके हैं कि इस आफत के पेश नजर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसके अंदर एक फुल स्टॉप आना चाहिए और लोगों को अपनी सारी तवज्जो जो है वो इस कॉमन थ्रेट के ऊपर मरकूज करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी सफारती और जो कोशिशें हैं वो और सियासी कोशिशें हैं उसको जारी रखना चाहिए और हमेशा ये कॉल करना चाहिए कि पाकिस्तान विल नॉट बी द फर्स्ट वन एंड विल नॉट बी द वन टू इनिशिएट एग्रेशन। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो वो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ, तो फिर हमारे लिए मस्ट है अपने दिफा को मजबूत करने के लिए और अपनी दिफाई हिकमत अमली को एक्टिव करने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये दोनों किस्म के मैसेज जो है वो दुनिया को देने जरूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक एक्टिविज्म की जो हमें जो पॉलिसी नजर आ रही है, मिलिट्री असर्टिवनेस की पॉलिसी नजर आ रही है, और जिसकी तरफ शौकत पिलाते ने भी कहा कि आज जो इंसिडेंट हुआ है कि हमारे 2 डिप्लोमेट्स को उन्होंने फसान नाम काटा करने के बाद मुल्क से जाने का जो इंडिया दे चुका है, और ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात के अंदर जो वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो भी डाउनग्रेड हो चुके हैं, वो कौशल के लेवल के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर ये खिदशा जो है मुझे लग रहा है कि हालात अगर बिगड़ते हैं तो वो फिर दुनिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और पाकिस्तान डज नॉट वांट ए वॉर, पाकिस्तान डज नॉट वांट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया, लेकिन अगर पाकिस्तान की इस अमन की ख्वाहिश को कि पेशन अगर इंडिया ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर सकता है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई अग्रेसिव या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, तो वो फिर उसका तदारक करने के लिए हमें हर वक्त चौकस और तैयार रहना चाहिए। राइट, मतलब कि अग्रेसर पाकिस्तान यकीनन नहीं है, लेकिन हम अपने आप को डिफेंड करना बखूबी जानते हैं। और ये भी नाजरीन एक अलमिया है कि आजकल मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान ने अब इस किस्म का एक नैरेटिव है जो हमें जरूरत आन पड़ी है एक मरतबा फिर से कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर इसको परस्यू करें, रादर देन दिस कि हम एक कॉमन गोल की तरफ जाएं जो कि कोरोना से किसी तरह से निजात हासिल करना या उसको कंटेन करना, मुआशी तौर पर अपना खुद को चोक डाउन होने से बचाना, इस किस्म के कॉमन गोल्स की तरफ हम बात करते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तलत अनवर साहब, फाइनेंशियल डोनर से क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जाए, क्योंकि अब बजट भी हमारा
भी बजट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इस हवाले से मीटिंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। फाइनेंशियल डोनर्स से पहले ही वजीर आजम इमरान खान ये दरख्वास्त कर चुके हैं तमाम इंटरनेशनल एजेंसी से कि ऐसे हालात में जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनको जरा कुशन दिया जाए ताकि वो कोरोना की तरफ अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मुख्तस कर पाए। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं अब इन बड़े बड़े बैनुल अक़वामी इदारों से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को आप जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक बड़े डेट क्राइसिस से गुजर रहा है और जो पिछले जब से हमने IMF का प्रोग्राम लिया है, डेट ट्रैप है, बल्कि वो डेट ट्रैप है। तो पाकिस्तान को जो है ना $37 बिलियन अकॉर्डिंग टू द IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान को $37 बिलियन वापस करने हैं 3 सालों में। पहले 3 साल 2018 से 2021 तक, जिनमें 10 बिलियन वापस कर देते। इस साल पाकिस्तान को $15 बिलियन जो है ना वो डेट सर्विसिंग में, एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग जो है उसमें, डोमेस्टिक के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेस्टिक अलग इशू है, वो रोल ओवर भी हो सकते हैं, उनका इशू नहीं है। हाँ। लेकिन जो एक्सटर्नल डेट जिसमें आपको डॉलर चाहिए होते हैं तो उसके लिए हमें डोनर से बारो करना, ये तो बजट से पहले ही अलहदा कर दिया जाता है, उसके बाद फिर बजट आप अपना बनाए तो उसके बाद। तो ये है कि स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान के पास जो है ना अगले माली साल में $3 बिलियन वर्ल्ड बैंक के आ जाएंगे, 1.5 बिलियन के करीब एशियन डेवलपमेंट बैंक के आ जाएंगे। इसी तरह IMF के भी मेरे ख्याल है कि 1.5 से 2 बिलियन जो है ना फोरकास्ट किए जा रहे हैं। और फिर जो है ना पाकिस्तान ने कमर्शियल, ये जो हमने $15 बिलियन देने हैं, इनमें से कमर्शियल जो डेट है जो कि पिछली गवर्नमेंट ने बारो किए थे, उसकी भी डेट सर्विसिंग अब ड्यू हो गई है, कमर्शियल रेट पे थे, तो अब उसको भी रोल ओवर करने का टाइम आ रहा। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि वो दोबारा उनको नेक्स्ट टेन्योर के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए बारो कर ले एट द सेम रेट, जो कि इतना महंगा नहीं होगा, 6-7% होगा। जो कि आप देखें पिछले यानी इंटरेस्ट रेट हमारा 13% रहा, तो हम अगर फॉरेन बोरोइंग करें उसमें हॉट मनी की बात होती है, वो एक्सपेंसिव थी, तो इट्स बेटर टू गो on that rate. लेकिन it's always better to go and buy and borrow from the IFIs, उनकी borrowing cheaper है। अच्छा, सेकेंडली ये कि हमें एक CPEC से फाइनेंसिंग आ रही थी। CPEC से जो फाइनेंसिंग है वो बहुत चीप थी, और वो चीप है कि वो 2% इंटरेस्ट रेट पे थी, प्लस नॉमिनल सर्विस चार्ज था, तो जो इवन IFI से भी ज़्यादा चीप थी। तो हमें CPEC पे काम शुरू करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि CPEC पे जो रुका हुआ काम था वो पहले साल में कुछ डिले आ गया था, अब उसमें काम हुआ है कि उसको CPEC में फाइनेंसिंग लाई जाए। जो अच्छा, CPEC की क्या सर पेस, इस पे अमूमन बड़ी बहस हुई है, आप ज्यादा इस चीज को क्लोजली देखते हैं। CPEC की क्या पेस है? स्लो डाउन हुआ, ये बात हमें शुरू साल या 1.5 साल तक महसूस हुई, फिर उसके बाद अब क्या स्टेटस है? जी, जो मैंने CPEC पे काम किया है और एक इंटरनेशनल स्टडी है वो की है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें अभी तक जो CPEC बातें होती रही हैं, तो CPEC का जो हमारा टोटल इंटरनल यानी अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर जो थे वो इन्वेस्टमेंट थी, वो 34 बिलियन के जो एनर्जी सेक्टर आने थे, वो प्राइवेट कंपनीज जो चाइनीज़ कंपनीज थी उन्होंने लाना था थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द चाइनीज़ थ्रू एक्सिम बैंक, तो वो बारो करके वो लिया है, वो उनकी लायबिलिटी है, पाकिस्तान की नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान की लायबिलिटी थी जिसमें कि PSDP फाइनेंस होना था और कुछ पार्ट जो है ना चाइना ने लोन के तौर पे वो 2% पर एनम पे देना था, तो वो तकरीबन जो पिछले साल तक था वो 1400-1500 बिलियन टोटल फाइनेंसिंग बनती थी। उसमें से हार्डली जो ना 300 बिलियन यूज हुए। ठीक है, यानी हार्डली मैं कहता हूँ कि 35% जो है ना वो उसके फंड की यूटिलाइजेशन हुई है। एक मेजर चंक अभी रहता है, तो जिसमें जो यानी 35% जो हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड्स, हाईवेज, ये रिमेनिंग पार्ट जो 66% का ये रहता है मेरा ख्याल है। और इसमें SEZs भी आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उन पे भी प्लानिंग होनी है और उनके सर्वे होने हैं। ये तो बड़ा पहले से चल रहा है, बल्कि मुझे याद है पिछली हुकूमत के वक्त से ये बात है कि जी वो सूबों ने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कब कहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ज्यादा वाइबल हैं। जी जी, तो वो तो उस वक्त से लेकर चल रहा है। वो 8 प्रायोरिटी इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाई सूबों ने कर दिए हैं। हाँ। और वो प्रायोरिटी बेसिस पर वो होंगे, जिसमें फैसलाबाद, अत्तार है, सिंध में है, फिर बलूचिस्तान में, और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर अब काम हो रहा है, और रहीम शेखुपुरा में इस पे काम चल रहा है, और इधर रशाकई में है, KP में। ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इनकी लैंड एक्विजिशन का काम काफ़ी अरसे से
पिछले ही टेन्योर में डिले हुआ था। हाँ। और वो हुआ नहीं था। अब इन्होंने आके कुछ लैंड एक्विजिशन की है। अच्छा, राइट। लैंड एक्विजिशन होगी तो कंस्ट्रक्शन होगी ना। राइट, वो मेजर काम था, वो हो गया। वो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बिजली, पानी, गैस, सड़कें। और मैं एक जिक्र कर दूं, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में भी काम किया है, तो वहाँ मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट से खासा मेरा पिछले साल इंटरेक्शन रहा है। तो वहाँ वो कहते हैं जी बोस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए प्रायोरिटी बेस पे। हमें गवादर से ज्यादा बोस्तान सूट करता है। हाँ। क्योंकि बोस्तान इज क्लोजर टू कोयटा और वो वेस्टर्न रूट पर आता है, और बोस्तान में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। उन्होंने रोड्स और जमीन भी एलोकेट कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। कोयटा के करीब, प्रोविंशियल कैपिटल के करीब ज्यादा 200 एकर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आउट ऑफ 1000 एकर्स। तो वहाँ का खासा स्कोप है। और अगर वो कहते हैं कि जी हमारी जो बोस्तान की प्रायोरिटी है वो आप जेसीसी में ज्वाइंट जो इकोनॉमिक कमेटी होती है उसमें लेकर आएँ, ताकि चाइना से फाइनेंसिंग आए, उसको डेवलप करें। और वो वेस्टर्न रूट भी जब डेवलप हो जाएगा तो वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और जैसे ही जब ये स्पेशल, देखें पाकिस्तान को जो फायदा पहुंचना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और सीपैक का, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए। जब तक कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाते हैं और वहां से चाइना से जो इंडस्ट्री है रीलोकेट नहीं करते, चाइना अपनी इंडस्ट्री जो है ना वो रीलोकेट कर रहा है वियतनाम और अदर कंट्रीज में, कंबोडिया में, क्योंकि वहाँ लेबर चीप है। चाइना में लेबर एक्सपेंसिव है, तो पाकिस्तान में भी लेबर चीप है, चीपर देन वियतनाम एंड कंबोडिया। तो पाकिस्तान अगर वो ले आएगा, लेकिन हमने अभी तक डेवलप नहीं किया, तो हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पहली फुर्सत में डेवलप। और ये अब मौजूदा बजट में भी इस चीज के लिए आप रखें, कोई रूम रखना चाहिए गवर्नमेंट को, एलोकेशन रखें। मैं स्ट्रेस करूंगा कि गवर्नमेंट को रखना चाहिए। जी जी। अच्छा, शौकत पराचा साहब, ये जब भी बजट की आमद होती है, आप क्योंकि सियासी एतबार से भी देखते हैं चीजें, तो ये बताइएगा, अब मैं भी जाहिर है आपके साथ तमाम ये हमने पहले भी नशिस्तें की हैं, सियासी हमारी बड़ी वो रही, ये फरमाइएगा, ये जब भी बजट की आमद होती है एक एनएफसी का एक किस्सा खुल जाता है और वो एक बहस शुरू हो जाती है कि जी फाइनेंसेस सेंटर के पास से कम हो जाते हैं जब तमाम सूबों को चले जाते हैं, फिर सेंटर को एक डेफिसिट बजट से शुरू करना पड़ता है। आपको लगता है ये एनएफसी या 18वीं तरमीम में कुछ रद्दोबदल करके ये अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सेंटर के पास एलोकेशंस को लेकर, तो ये हल हो सकती है? देखिए, एनएफसी अवार्ड जब 7th आया 2010 में, तो उसमें ये प्रोविजन आई कि 57% जो डिविजनल पूल में था वो सूबों के पास चला गया और 42 वो आ गया जी। ओके, शौकत साहब की ऑडियो डिस्टॉर्ट हुई है, इस पे आप रिस्पॉन्ड अगर करना चाहें। रिफत हुसैन साहब, टू यू सर द सेम क्वेश्चन। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एनएफसी अवार्ड को सूबों के दरमियान और मरकज के दरमियान कंसल्टेशन के साथ जो भी 7th एनएफसी अवार्ड के मौके के ऊपर जो फार्मूला तय किया गया था, जिसके तहत सूबों को एक खास हिस्सा जो है जो सेंटर के पास नहीं था वो सूबों को वापस चला गया। तो मेरे ख्याल के अंदर अगर इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत अगर हमने रद्दोबदल करना है इस एलोकेशन की रेशियोज के अंदर, तो मेरे ख्याल में उसके लिए एक बहुत जरूरी है कि जो सीसीआई का इजलास जो है वो बुलाया जाए, जिसके चारों सूबों के नुमाइंदे मौजूद हों, चीफ मिनिस्टर मौजूद हो, प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी को हेड करते हैं और उनको करना भी चाहिए, बाकी फाइनेंस के लोग भी होंगे, तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये है कि जब हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसका असर जो है वो एनएफसी अवार्ड के ऊपर कैसे पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल में इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हम एनएफसी अवार्ड को बेहतर से बेहतर हवाले से किस तरीके से कर सकें। और दूसरा, मैं एक डॉक्टर नूर साहब ने जो पहले बात की है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सीपैक के हवाले से, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट का इजहार कर भी दिया है, काम भी हो रहा है। देर बादशाह डैम के हवाले से हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पाकिस्तानी और चीनियों की फर्मों के दरमियान
पाकिस्तान के वापडा की तरफ से और चीनी जो फर्म है उनके साथ हमने वो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा भी बनाया है जो हम डेयर बादशाह के डैम के हवाले से। लेकिन उसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक बड़ी, मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त देखिए पूरी दुनिया इस बात की कंसर्न है कि उनकी सप्लाई चेन के हवाले से वो चीन के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं। तो अगर हिंदुस्तान इस कोशिश में है कि सप्लाई चेन की जो डिमांड जो है वो दुनिया को जिस किस्म की जरूरत है उसके लिए इंडिया को अपने तौर पे मार्केट के तौर पे पेश करना चाहिए। तो पाकिस्तान को चीन की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान और चीन को मिलके ये जो सप्लाई चेन को रीओरिएंट करने की जो कोशिश हो रही है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो चीन मिलकर अगर हिस्सा डाल सके तो इससे मेरे ख्याल में न सिर्फ चीन की भी मदद होगी, पाकिस्तान को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो मिल सकती है। जी अच्छा, तलत अनवर साहब, आप इस प्रपोजिशन पे भी एक तो बताइएगा आपका क्या ख्याल है, और एनएफसी अवार्ड के बारे में जो आप अभी बताना चाह रहे थे वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर रिफत साहब ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं डेवलप करते उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का और इंडस्ट्रियल रीलोकेशन का हमें फ़ायदा नहीं होगा, जो कि हमारी चीप लेबर है कंपेयर टू चाइना और अदर कंट्रीज़। अब वो मौजूदा सूरत हाल ये कि उन्होंने देव स्टार्टेड देयर रीलोकेटिंग देयर इंडस्ट्रीज टू वियतनाम, तो हमें तैयार रहना चाहिए था। हमने अभी तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बता दिया। हाँ। अच्छा, तो ये एक तो ये पॉइंट है कि हमें सब पहले ये इस पे हमें वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए कि जोन डेवलप करें और फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आए उसके लिए वो पैकेज अनाउंस करें कि क्या टैक्स जो एग्जम्पशन है क्या देंगे और टैक्स फ्री जोन होगा, उसमें सारी चीज़ें वो एडवांटेज होगा और वो कंपनीज आएंगी इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, जब वहाँ पे टैक्स हॉलीडे होगा तो वो कंपनीज आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। ये एक तरीका है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात में एनएफसी अवार्ड के जो बहुत अहम है, देखें जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जो हमारी इकोनॉमी तकरीबन 2% के हिसाब से ग्रो करना थी, तो 2% है वो 0.38 माइनस में आ गई है। तो केक साइज का कम हो गया। हाँ। लेकिन जो प्रोपोर्शन है वही है 57.5, तो सूबों को भी कम मिलेगा एब्सोल्यूट टर्म में। अगर जितना साइज बढ़ेगा तो सूबों को भी ज्यादा मिलता। करेक्ट। और फेडरल को भी ज्यादा मिलता। हाँ। अब जब साइज ही कम हो गया तो सूबों को भी कम मिलेगा, तो सूबों के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है स्पेशली जो कोरोना से रिलेटेड है वो डिमांड करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखें जब एनएफसी अवार्ड हुआ इस पे भी खासी बात हो सकती है, आप पूरा प्रोग्राम रख लें, बात की जा सकती है कि सूबों ने क्या किया है। टैक्सेस कलेक्ट करते हैं या जो सूबों ने कुछ भी नहीं किया है। सही। देखिए बात ये कि सूबों ने वहाँ उनको 5 ट्रिलियन की जो है ना अमाउंट गई है पिछले 4-5 सालों में। हाँ। अच्छा, सूबों ने जो है उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उन्होंने नाल सीवरेज का सिस्टम, मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो किसी इंपॉर्टेंस के नहीं थे। ह्यूमन डेवलपमेंट और इसके इंडिकेटर सारे खराब हुए। राइट, प्रायोरिटीज उनकी सही नहीं थी। आई एम बीइंग टोल्ड टू रैप अप। नाज़रीन, हमने काफी उमूर पे बात की, इंटरनेशनल एतबार से भी और लोकल जो इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के केस में भी, कोरोना वायरस रिलेटेड और ऑफ कोर्स इसके अलावा भी, क्योंकि इकोनॉमिक एतबार से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर कुछ फॉल्ट लाइंस भी हमेशा से जो एग्जिस्ट करती थी। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। तलत अनवर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर रिफत हुसैन, शौकत पराचा हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।